सभी विद्यार्थियों का A to Z स्टडी चैनल पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री में हमने एक क्लियर कर दिया जालोर के चौहान। आप सबने देखा होगा। सबसे पहले आपका जो काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। अब आज हम बात करते हैं, चौहान हमारे चल रहे थे। पहला वीडियो मैंने दिया था अभी क्या क्या हिस्ट्री में पढ़ना होता है कंपटीशन के लेवल का, वो जरूर देखना सबसे पहले। फिर 3 पार्टों में हमने जालोर के चौहान, सिवाना के सोनगरा चौहान और ये सारे क्लियर कर दिए। ठीक है, चौहानों का एक पार्ट पूरा हो गया। दूसरा आज हम पढ़ते हैं सांबर या अजमेर के चौहान। सांबर या अजमेर के चौहान। अब ये सांबर या चौहान क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले शुरुआत जो चौहानों की होती है वो सांबर से होती है और बाद में इनकी राजधानी क्या होती है, केंद्र बिंदु इनका क्या होता है, अजमेर। इसलिए इन्हें सांबर या अजमेर के चौहान कहते हैं। ठीक है, तो चौहान कहाँ से आए हमने पढ़ लिया राजपूतों में। चंद्रबरदाई क्या कहते हैं? चंद्रबरदाई हमने पढ़ा था ना। चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। उसमें हमने पहले दिन पढ़ा था कि राजपूतों की थी, गुरु विशिष्ट ने यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई। कौन कौन सी? परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। ये वो चौहान आ गए। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या चंद्रबरदाई के अनुसार इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ये क्लियर हो गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि ब्राह्मण वंशीय थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे और इन चौहानों की जो जानकारी मिलती है वो बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया शिलालेख, और इसकी चर्चा हमने कर ली। बिजोलिया शिलालेख जो कब स्थापित हुआ? 1170 में। किसने रचा? गुणभद्र ने। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। और उस समय शासक कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान। कौन है? सोमेश्वर चौहान। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख की जानकारी चौहानों में मिलती है। अभी क्या क्या मिलती है मैं आपको बताऊंगा। 1170 ईस्वी में गुणभद्र के द्वारा रचा गया और संस्कृत भाषा में है ये। और उस समय शासक कौन थे अजमेर के? सोमेश्वर चौहान थे। ये बात ध्यान रखना है। अब देखो, सांबर की बात आती है तो सांबर झील है। कौन सी? सांबर झील है। आपको पता है काफ़ी लंबी है। सांबर झील लगभग 36 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है लंबाई में। यहाँ तो इसका जो एरिया आता है वो लगभग मान के चलो आप जयपुर में आती है। लगभग 90% जयपुर में आती है, इसलिए सांबर झील जयपुर में। फिर इसका कुछ हिस्सा अजमेर में आता है और कुछ हिस्सा नागौर में आता है। ठीक है, यानी 3 जिलों में फैली हुई है। सबसे ज़्यादा कहते हैं सांबर झील, और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। एक तो आपको पता होगा 2019 में यहाँ पर 20 से 25 हज़ार पक्षी मारे गए थे। 10,000 तो प्रवासी पक्षी थे, बाकी 20-25 हज़ार हमारे राजस्थान और सब के पक्षी थे। एक बैक्टुलिज्म बैक्टीरिया होता है, उस बीमारी के कारण मारा जाता है। बैक्टुलिज्म बीमारी के कारण माना जाता है। ठीक है, उस कारण ये मरे थे। आप शायद बहुत सारे विद्यार्थी इसमें जो पढ़ रहे हैं वो मुझे जानते होंगे, क्योंकि मैं भी, मेरा खुद एक अलग से चैनल भी चलाता हूँ जिसमें स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें आती है। ठीक है, उस चैनल का नाम बता देता हूँ। वैसे आपको इसी चैनल पे विजिट करना चाहिए, लेकिन राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको चैनल बता देता हूँ, नानक क्लासेज। उस पर सुबह 7 बजे फिक्स करंट अफेयर्स आता है राजस्थान। बाकी आपको जो थ्योरी टाइप हम यहाँ दे रहे हैं, हमारे पास 2 चैनल बना लिए करंट अफेयर्स के लिए। ये नानक क्लासेज है, गुरु नानक मतलब नानक, और बाकी यहाँ पे तो वहाँ मैं ये इन सब के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या देखना है आपको? नागौर, जयपुर और अजमेर में 3 में है ना। पिछली साल बीएसटीसी में क्वेश्चन क्या आया? पिछली साल बीएसटीसी में क्वेश्चन आया, सांबर झील में कितनी नदियों का जल आकर गिरता है? सांबर झील में कितनी नदियों का जल आकर गिरता है? ये भी आपको ध्यान रखना। हालांकि हो सकता है आपको ज्योग्राफी में बता दिया, लेकिन मैं यहाँ आपको और बता देता हूँ।
4 नदियों का जल आकर गिरता है। कौन कौन सी? खंडेला, खारी, मेंथा और रूपनगढ़। ये 4 नदियों का जल आकर किसमें गिरता है? सांबर झील में आकर। 3 जिलों में है और 8.7% नमक उत्पादित करता है। ये क्वेश्चन सांबर झील का आता ही आता है। अब बात किसकी चल रही थी वो बात कर रहे हैं हम कि बात चल किसकी रही थी। तो बात चल रही थी सांबर के चौहानों की। तो सांबर के चौहानों की बात मैंने क्या की, अब देखिए। सांबर, ये सांबर झील होगी, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, सांबर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में, आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में स्पादलक्स कहलाता था। कौन सा? स्पादलक्स। ये बहुत है। सांबर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में स्पादलक्स कहलाता था और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, इसकी राजधानी हुआ करती थी अक्षत्रपुर। कौन सी? अक्षत्रपुर हुआ करती थी। और वर्तमान में अक्षत्रपुर को क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। और नागौर के आसपास ये जो सांबर में नागौर फैला हुआ ना इतना क्षेत्र में, तो वो क्षेत्र है। तो एक तो ये याद रखना, सांबर आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में स्पादलक्स कहलाता था, जिसकी राजधानी क्या थी? अक्षत्रपुर थी। और अक्षत्रपुर में क्या कहते हैं? नागौर। किससे जानकारी मिलती है? बिजोलिया शिलालेख। अब देखो आगे क्या बात आती है। अब देखो सांबर के चौहान कैसे कहलाए। तो लगभग एक चौहान व्यक्ति था, वासुदेव चौहान। कौन था? वासुदेव चौहान था। इसने 551 ईस्वी में, कब? वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर के चौहान वंश की नींव डाली। सांबर के चौहान वंश की नींव डाली। अब देखो, जो शुरुआत कर देता है, जो नींव डाल देता है, उसे कहते हैं उस वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, जनक, गुरु। ठीक है। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर के चौहान वंश की नींव डाली, इसलिए वासुदेव को सांबर के चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, जनक और गुरु कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना है। अब भाई इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? वही बात, जब भी चौहानों की बात आएगी जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। आपसे पूछा जाए बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर के चौहान वंश की नींव किसने डाली? वासुदेव ने। कब? 551। देखो कोई सुनता है क्या आपको? 551 से पहले कोई वंश सुना आपने? नहीं सुना। 551 से पहले कोई वंश नहीं था, इसलिए चौहानों का कोई वंश नहीं था, इसलिए राजस्थान के प्रथम चौहान शासक थे। राजस्थान के प्रथम चौहान शासक। देखो, एक तो जालौर के चौहान आए, हड़ौती के चौहान आए, अजमेर के चौहान आए, रणथंभौर के चौहान, इतने चौहान पड़ते हैं। उसमें सबसे पहले चौहान शासन किसने स्थापित किया था? तो सांबर या अजमेर के चौहानों ने। और स्टार्ट किसने किया था? वासुदेव चौहान ने। और इस बिजोलिया शिलालेख में यह भी जानकारी मिलती है कि वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। सांबर झील का निर्माता भी कौन माना जाता है? वासुदेव चौहान। समझ में आ गया? क्या बताया मैंने? वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर के चौहान वंश की नींव डाली, इसलिए इसे आदि पुरुष, मूल पुरुष, जनक, गुरु कहते हैं। किसके? सांबर के चौहानों का। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ही जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यह भी जानकारी मिलती है कि सांबर झील का निर्माता कौन था? वासुदेव था। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है काम। और अब देखिए इस चौहान वंश में कौन कौन से शासक आते हैं। सबसे पहला आ गया वासुदेव, फिर आता है एक नृप, चामुंडराय, दुर्बल राज। ये दुर्बल राज का ध्यान रखना, पहली बार चौहानों पर मुस्लिम आक्रमण हुए। पहली बार मुस्लिम आक्रमण किसके समय हुए? दुर्बल राज के समय। याद रख लेना,
फिर देखो और कौन कौन से शासक आए, चामुंडराय, दुर्बलराज, नृप, वासुदेव। इसके बाद शासक आया गुवक। ये क्वेश्चन 2018 के उद्योग प्रसार अधिकारी एग्जाम में आया कि गुवक किस वंश का शासक था। ये जो गुवक है वो किस वंश का शासक था, सीधा ही पूछ लिया। टॉपिक आ गया चौहान, लेकिन उसने एग्जाम में देख लिया गुवक किस वंश का शासक था। क्या आपको पहले पता था कभी? शायद मैंने कुछ, मेरे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं कोचिंग से, तो उन्हें तो पता होगा। तो ये क्वेश्चन आ गया गुवक किस वंश का था, ऑप्शन दे दिया गोहिल, परमार, चौहान और राठौड़। तो ये चौहान वंश के, तो इन शासकों का नाम रखना। उसके बाद में आते हैं विग्रहराज। विग्रहराज प्रथम आता है, द्वितीय आता है, तृतीय आता है और चतुर्थ आता है। लेकिन सबसे ताकतवर कौन सा था? चतुर्थ। उसके बारे में पढ़ेंगे और किसी को नहीं पढ़ना। उसके अलावा पृथ्वीराज आते हैं। पृथ्वीराज फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पृथ्वीराज, तृतीय और संयोगिता की कहानी पढ़नी है, ठीक है, त्रायन के युद्ध पढ़ने। फिर और नामों में देखें तो अर्णोराज आता है। कौन सा? अर्णोराज। और एक आता है अजयराज। अजयराज। एक आता है सोमेश्वर। मुख्य रूप से इतने शासक आते हैं किसके? सांबर और चौहान के, कोई भी हो सकते। वासुदेव तो था ही, नृप, चामुंडराय, दुर्बलराज, गुवक, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने आपको बताया। विग्रहराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा कि विग्रहराज का संबंध किस वंश से था, तो बता सकते हो। पृथ्वीराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अर्णोराज, अजयराज, सोमेश्वर, ये इतने शासक आए थे। नाम ध्यान रखना, कई बार सीधा सीधा छोटा सा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो वासुदेव हमने पढ़ लिया, उसके बाद में क्या पढ़ना है थोड़ा सा बता देता हूँ। विग्रहराज प्रथम की कोई कहानी जानकारी नहीं मिलती है। विग्रहराज द्वितीय आया था। विग्रहराज द्वितीय ने वासुदेव के बाद सही रूप से चौहानों की प्रगति हुई। इसके काल में वासुदेव के बाद चौहानों की प्रगति हुई और इसने गुजरात के चालुक्य शासक को हराया था। चालुक्य शासक मूलराज को हराया था। गुजरात के चालुक्य शासक, देखो मूलराज और कुमारपाल दोनों में एक ही नाम होता है, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। कुमारपाल और मूलराज, ये मूलराज प्रथम था, कुमारपाल प्रथम। एक आगे और पढ़ेंगे मूलराज और कुमारपाल। कई विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप तो कुमारपाल बता रहे हो लेकिन किताबों में मूलराज दे रखा है। ये मूलराज और कुमारपाल एक ही थे, पहले फर्स्ट आई और बाद में सेकंड आई, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। विग्रहराज की एक कहानी होगी। तृतीय की हम बात नहीं करेंगे, कोई इतिहास में नहीं दिया हुआ। चतुर्थ की आगे बात करेंगे। पृथ्वीराज फर्स्ट, सेकंड इनकी बात नहीं होगी, थर्ड की बात होगी, इनकी हम चर्चा करेंगे अभी। तो इसके बाद जो शासक आता है उसका नाम आता है अजयराज। विग्रहराज सेकंड के बाद शासक आता है अजयराज। 1105 से 1113 ये 33 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। 1105 से 1133 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठते ही 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाता है। कौन सा? अजमेर शहर। किसने बसाया? अजयराज ने। कब? 1113। फिक्स सन है ये, एग्जाम में आ सकता है। 5-7 हमारे राजस्थान के शहर ऐसे हैं जिनका फिक्स आता है, जैसे जोधपुर 1459, बीकानेर 1488, जयपुर 1727, ठीक है, 1769, धौलपुर। तो कुछ एक शासक और राज्य ऐसे हैं जिनकी फिक्स तारीख एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो याद रखना 1113 में अजमेर शहर बसाया। और क्या किया जी इसने? और देखो एक बहुत बड़ा काम किया। इसी अजमेर शहर के पास एक गठबिठली या गढ़बिठली पहाड़ी है। इस पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ियों के नाम अलग अलग है, इस गढ़बिठली पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बनाया? अजयमेरु। अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। क्या इस दुर्ग को जानते हो? अजयमेरु दुर्ग को जानते हो क्या? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि कि आज इसका नाम ये नहीं है, आज इसका नाम है तारागढ़ दुर्ग। वर्तमान में इसका नाम क्या है? तारागढ़ दुर्ग। ये तारागढ़ कैसे पड़ा? कहाँ तो अजयमेरु अजयराज के नाम से, और तारा कहाँ से आ गई? तो सुनो, एक आगे मेवाड़ में शासक पढ़ेंगे राणा सांगा। नाम सुना है राणा सांगा? राणा सांगा का भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया, जो इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। उड़ना राजकुमार सुना है क्या आपने? जो इतिहास में
उड़ना राजकुमार के नाम से। कहते हैं कि ये घोड़ा बहुत तेज चलाता था, जैसे ऐसे लगता है जैसे उड़ रहा हो, उड़ता हुआ ऐसे लगता है आकाश में उड़ रहा हो, ऐसे चलाता था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, उड़ना राजकुमार। अब क्या हुआ देखो, इस पृथ्वीराज सिसोदिया की शादी हुई। क्या हुई, शादी तो होनी है अभी टाइम सर। इसकी पत्नी थी तारा। क्या थी, तारा बाई कह दो, तारा भंडारी कह दो, तारा सिसोदिया कह दो, तारा देवी की जिसे जच्चा तारा बस स्टार रहेंगी। तो इसकी तो जान थी ये। अब तारा की शादी होगी भी। अब तारा की शादी होती, फिल्मा तो देखो ये भी क्या नहीं है, शादी होती है हनीमून पर जाना है। तो राजा महाराजा भी या तो पत्नी की यानी अपनी शादी होने के बाद शिकार करने जाया करते थे या कहीं दूर घूमने जाया करते थे दूसरे राज्यों में। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की शादी हुई और तारा ने कहा अपने घूमने चलते हैं। और आप देख लेना, कभी भी घूमने जाओगे ना, सीधा ही हनीमून पर जाओ ना जाओ, सीधे जाओगे ना आप, तो क्या करोगे, जिस भी जिले में जाओगे आपकी एक तमन्ना होगी कि दुर्ग देखना है। मान लो आपको कह दिया जैसलमेर जाना है, तो आपकी तमन्ना होगी ना दुर्ग देखें। आपको दिमाग में आएगा भी ऐसा दुर्ग जो बिना सीमेंट के पत्थरों पे पत्थर रखे हुए, बिना चुनने का प्रयोग किया गया, जरूर देखें। आपके दिमाग में ये आएगा। आप अगर सवाईमाधोपुर चले गए तो आप धौल रणथंभौर जरूर देखोगे कि सभी दुर्ग बख्तर बंद है, जब सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि बख्तर बंद है। अबुल फजल ने क्यों कहा था वो देख के हैं। चित्तौड़गढ़ में आप सोचोगे कि विजय स्तंभ देख के हैं, दुर्ग में जाओगे ना। कुंभलगढ़ में आप कहोगे अबुल फजल ने कहा था कि इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। दिमाग में तो आएगा ना, सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी। भरतपुर जाओगे तो क्या लोहागढ़ दुर्ग है, मिट्टी का बना हुआ है, ऐसा क्या दुर्ग है। अजमेर जाओगे तो आप तारागढ़ दुर्ग हो गए। ऐसी कंडीशन हो जाती है, हकीकत बात है, देखने की इच्छा होती है। तो तारा ने कहा अपने घूम के आते हैं। और कहाँ चले, अजमेर चले। ठीक है, जो शाही लोग और बड़े लोग हैं ना वही हनीमून पे ले जाते हैं। यहाँ सारा अपलत रहे, यहाँ कॉलेज है, ये ब्याह और चालो हनीमून पर। देखियो है कि नहीं, क्या सागे तो बीतगी होगी और क्या सागे बीतेगी, हनीमून पर किया ले जो थे देखियो। कमेंट करियो मैंने हनीमून पर किने जापान विदेश साम तो केले जानो, कड़ी दूर दिखा के कड़ी मोटी मोटी हरिद्वार है, कोई ऋषिकेश है, कोई मसूरी कड़ी ले गया होता, नहीं ले जाता। क्यों, अपना का काम को नहीं बढ़ा। अपना काम शादी हुई काम पर लगा दियो अपन, घर वाली बिया काम पर लागे, आप बिया काम पर लागे लागा नहीं। जे घर वाली ले ही गया नहीं, आप क्या पर जाएगा, ट्रेन पर जाएगा। ट्रेन में इसी जगह उसी अपन पग रखने जगह को नहीं उसी। घर वाली तो ये दूसरे डब्बे में, आप दूसरे डब्बे में, इतनी भीड़ हुआ एक लात पर टंगिया जमा आप 200 किलोमीटर जाके घर वाली बी डब्बा में उतरा, आप बी डब्बे में। इतन घर वाली परेशान हो जाएगा, बिन उल्टियाँ लाग जाएगा, बिन जिधर हो जाए, बिन दवाई इधर आनता फिर। ठीक है, तो ऐसे ले जाते हैं। अब ट्रेन वही कहानी, ट्रेन पर ले जाओ घर वाली। ट्रेन पे ले जाने के बाद क्या हो गया कि ऐसे तो नहीं खुद की गाड़ी है, वो गाड़ी पे या रथों पे जाते थे, गाड़ी में पास पास बैठ कर एंजॉय करते जाते थे। अब ट्रेन है 10 एक डब्बा है, इतनी भीड़, स्टेशन पर गए, इतनी भीड़ में मुश्किल से बैग पहले ही फेंक दियो और कर दियो, और अपने इस डब्बे पर बैठ के कहते जिया ला दे तो दूसरे डब्बे में जार बैठ जाए। अब यहाँ से मान लो अपने कहीं से भी एक जिले से गए 500 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। मैडम साहब तो इला डब्बा में बैठिया, आप इला डब्बा में बैठिया, एक लात पर खड़े हम। और उतरने के बाद अब मैडम साहब की तो हालत गंभीर होगी, आप ही थक गया। मैडम साहब को जिधर होने लग गया और क्या हो गया, जिधर हो गया और उल्टी आने लगी। मैडम साहब ने दवाई दे, आपने तो निमोनिया मने, तब आप ले जा को नहीं घरे का काम कर, रस बस कोई खाना हुआ तब घरे ले आ जाए। लेकिन राजा महाराजाओं की बहुत बड़ी इच्छा होती थी, खूब सारा पैसा होता था, जनता का पैसा होता था, लगाते थे। तारा गई, तारा जी कहाँ गई, तारा ने कहा देखना है तो दुर्ग देखना है। कौन सा, अजयमेरु दुर्ग। ये दुर्ग कब बना, 12वीं शताब्दी में बना। और भाई साहब पृथ्वीराज जी गए 16वीं शताब्दी में। कितना अंतर आ गया, 400 साल को अंतर आ गया। कितना को, 400 साल। अब देखो उस समय ये अजमेर दुर्ग था। अजयमेरु दुर्ग की खासियत आपको पता है, सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण हुए हैं इस पे, सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण हुए हैं। क्यों, क्योंकि राजस्थान का नाका कहलाता है। अब नाका कैसे कहलाता है, देखो राजस्थान का नाका कैसे कहलाता है, मैं बताता हूं आपको। नाका, नाक को समझो, नाक को यहाँ का नहीं, हम पुलिस को नाक को लाग गयो कहते हैं नहीं कहते, तो पुलिस को नाक को लाग रहे हो, बट तो कड़ा क्या लाग रहे। अब नाक को देखो क्या हुआ है,
ठीक है, पुलिस को नाक को। क्या हुआ, ये अजमेर है, त्रिभुजाकार भी है। दिल्ली से कोई आएगा तो इस तारागढ़ दुर्ग को लूटेगा, उत्तर पश्चिम से कोई मुस्लिम आक्रमण कर आएगा तो लूटेगा, इधर से गुजरात से चालुक्य आएंगे तो लूटते थे, मालवा से कोई आता था तो लूटता था। चारों तरफ से ये नाका ही बना हुआ था, इसलिए इसको राजस्थान का नाका कहते हैं, अजमेर को कहते हैं ना। और अजमेरू दुर्ग इसका नाम कर दिया तारागढ़ दुर्ग। अब इस तारा ने क्या कहा, भाई ये दुर्ग 400 साल हो गया टूटा फूटा है, देख लिया कि ये दीवार टूटी हुई है, ये इससे ये हो गया, इसको संरक्षित। पृथ्वीराज को कह दिया अभी इसका आप दोबारा निर्माण करवाओ। पृथ्वीराज अब यहाँ आपड़ा तुरंत है को नहीं व्यापार निर्माण अपना रुपया को नहीं, घरों ले गया 1000 रुपया, 300 बच्चे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, खजाना खूब था, इसने का निर्माण करवा दो, एक शर्त पे करवाऊंगा मैं, चौहानों का बना हुआ शर्त पे करूँगा कि इसका निर्माण करने के बाद इसका नाम मैं रखूँगा तेरे पर, तेरी यादाश्त मुझे हमेशा सताएगी, तेरी याद, ठीक है, याद सताए तुझे। इसने कहा तेरे नाम पर इस दुर्ग का नाम रखूँगा तारा, तारागढ़। तो गढ़ बिटली पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है, तारागढ़। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर और पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। समझ में आ गई बात। जिब्राल्टर क्या होता है, वो मध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जिब्राल्टर रेखा है, तो ये भी सारों को जोड़ती है, दिल्ली से, गुजरात से, मालवा से, उत्तर पश्चिम से। तो ये बात होगी तारागढ़ दुर्ग। बात चल रही थी अजयराज की, इसने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया और गढ़ बिटली पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग बनाया, जिसका बाद में जीर्णोद्धार करवाकर पृथ्वीराज सिंसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका तारागढ़ रखा। ये तब मैंने बताया कि तारागढ़ नाम कैसे रखा। और देखो क्या होता है, ठीक है। अजयराज ने क्या किया, चांदी के सिक्के चलाई, चांदी के सिक्के चलाई, जिस पर एक साइड अपना नाम और दूसरी साइड अपनी पत्नी सोमलवती। अब कई विद्यार्थी कमेंट करेंगे या कहेंगे सर सोमलवती नहीं थी, सोमलेखावती थी, किसी सोम ही बस ध्यान रखे, चाहे सोमलवती है, सोमलेखा है, सोम रानी है, किसी हो, अजयराज की पत्नी थी, ठीक है। सोमल याद रखिए, पेपर में ये अलग चारों को नहीं आया, तो सोमलवती, ठीक है, पत्नी थी। इसका नाम खुदवा यार, एक साइड खुद का नाम था। सिक्के कौन से थे, चांदी, जिन्हें क्या कहते थे, श्री अजय द्रुम सिक्के, श्री अजय द्रुम सिक्के इनका नाम था, ये ध्यान रखना। बाद में क्या होता है, ये अर्णोराज, ये अजयराज पुष्कर में जाके तपस्या करने लग जाता है, राजगद्दी छोड़ देता है और पुष्कर में जाके क्या करता है, तपस्या करने लग जाता है और अपने पुत्र अर्णोराज को गद्दी दे देता है। 1133 में अपने पुत्र अर्णोराज को गद्दी पर बैठाकर खुद कहाँ चला जाता है, पुष्कर। पुष्कर कहाँ पे है, अजमेर में ही है। तो देखो इसने क्या बनाई, राजधानी अजमेर। मैंने क्या लिखा, सांबर और अजमेर के चौहान। इतने दिन राजधानी सांबर थी। अब क्वेश्चन आता है, अजमेर से पहले चौहानों की राजधानी थी। क्वेश्चन आ चुका है पिछले एग्जाम में, 1-2 एग्जाम हुए थे, मैं आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन। अब कई विद्यार्थी सोचेंगे गुरुजी हमारा ये गप किसा प्रश्न है। पिछले 2015 से लेकर 2019 तक के कोई भी एग्जाम उठा के देखना, जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आए हुए मेरे, सब पढ़े हुए हैं क्वेश्चन। मैं एकदम रूटीन में रहता हूँ इन क्वेश्चनों के, ताकि आपको पढ़ाया जाए तो मुझे पता तो चले ना कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। मैं पढ़ाता रहूँ, मुझे पता ही नहीं कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो 2015 से 19 आज तक जितने एग्जाम हुए हैं, जो जो क्वेश्चन आए हुए मैं आपको बताऊंगा, तो मेरे जितने ध्यान में है। तो इसने राजधानी किसको बना ली, अब अजमेर को बना ली और अपने पुत्र अर्णोराज को गद्दी देकर पुष्कर में तपस्या करने लगे। अब गद्दी दे दी तो भाई साहब कहानी खत्म। अगला शासक आता है अर्णोराज। अर्णोराज 1133 से 1153, 1133 से 1133। अर्णोराज की खासियत क्या पढ़नी है, इसको आना जी भी कहते थे। इनका नाम क्या था, आना जी। अर्णोराज या आना जी इनका नाम था। क्या किया इसने, इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माता कौन था, नाम से पता चल रहा है आना जी या अर्णोराज। अब बात आती है ये झील का निर्माण कब करवाया। एक तो क्वेश्चन पहले तो ये आएगा, आना सागर झील है कहाँ पे, अजमेर में।
निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज या आना जी ने। कब करवाया? 1137 ईस्वी में। इससे पिछली साल 13,000 की भर्ती थी कांस्टेबल। उससे पहले एक भर्ती हो रही थी, आपको पता होगा, 11,000 के आसपास। उसमें क्वेश्चन आया था, आना सागर झील में वर्तमान में किस नदी का पानी आकर गिरता है? तो आप क्या बताओगे? बांडी नदी का पानी आकर गिरता है, ये क्वेश्चन आया था। अब बात आती है कि अर्णोराज ने इस आना सागर झील का निर्माण किस नदी के पानी को रोककर बताया। मैं ऑथेंटिक चीजें बता रहा हूं, एकदम क्लियर, ठीक है, उसमें कोई किसी प्रकार की डाउट नहीं है। आना सागर झील का निर्माण 1137 में तुर्कों के नरसंहार के बाद, तुर्कों के नरसंहार के बाद लाल हुई धरती, यानी रक्त से लाल हुई धरती, रक्त से लाल हुई धरती को साफ करने के लिए, साफ करने के लिए, धरती को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। किसने? अर्णोराज। समझे क्या क्या बता रहा हूं मैं? वर्तमान में बांडी नदी का पानी आता है। पहले क्वेश्चन आता है आना सागर झील कहाँ पे है? अजमेर में। 1137 में जब तुर्क आक्रमण हुआ था तो उनको भगा दिया था, नरसंहार किया था और उनको खत्म कर दिया था। इससे अब रक्त ही रक्त हो गया, धरती रक्त से लाल हो गई। इस धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी के पानी को रोककर, चंद्रा नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये झील हमारी दृष्टि से। वर्तमान में बांडी नदी का, उस समय चंद्रा नदी के पानी को तोड़कर इसका निर्माण करवाया गया। समझ में आ गई बात? अब और क्या है इस आना सागर झील के किनारे? ज्योग्राफी में पढ़ लेना, सुभाष उद्यान या दौलत बाग है कि नहीं है? सुभाष या दौलत उद्यान है, और एक बहारादरी का निर्माण किया है। एक तो सुभाष उद्यान है इसके किनारे, और एक कौन से है? बहारादरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसने बहारादरी का निर्माण करवाया और किसने? ये झील कौन सी? आना सागर झील, ठीक है। इसके किनारे एक तो दौलत बाग है, मैं जोड़ के चीजें बता रहा हूं, या इसको सुभाष उद्यान कहते हैं। पहले सुभाष उद्यान कहते थे, अब ये दौलत बाग हो गया, ठीक है। दौलत सुभाष उद्यान। एक यहाँ पे बहारादरी, बहारादरी है, ठीक है। दो चीजें मैं सारी करके बता रहा हूं आपको। अर्णोराज, अर्णोराज ने ध्यान रखना, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और अर्णोराज शैव धर्म का अनुयायी था। देखो ये किसका था? शिव का उपासक था, फिर भी इसने पुष्कर के अंदर, वराह किसका होता है? एक विष्णु का अवतार है, ठीक है। जैसे नरसिंह अवतार आपने देखा हो, प्रहलाद और नरसिंह हिरण्यकश्यप वो था। एक वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में करवाया, ठीक है। दौलत बाग सुभाष उद्यान, इसका निर्माण करवाया जहांगीर ने। किसने करवाया? जहांगीर ने। मुगल सम्राट जहांगीर, जब याद आएगा 1605 से 1627, आगे पढ़ेंगे। बहारादरी का निर्माण करवाया भाई, अब इसका पुत्र था शाहजहां, जो 1627 में गद्दी पर बैठता है और 1658 में हट जाता है। अब जी याद कैसे करें? जहांगीर और शाहजहां, इनका एक सूत्र याद रखना। सूत्र क्या याद रखोगे? सूत्र है सूझ बांसे, सूझ बांसे, ठीक है। सूझ बांसे। अब भाई सूझ बांसे का मतलब सूझ के हुए बूट, और बांस है थन ठाई है, दो एक दिन जरा पैर लियो नहीं जब बांसन लाग जाए। बांस है कौन? बांस है। अब बांस है थन ठाए किसा बे, या तो अपना बूट लेड़ा हुआ रेडियो 150 का 200 का, या 300-400 का लेड़ा हुआ है, क्योंकि अपन तो बे लेना पड़ा। अपने रुपये ही तो वह घर वाला दे ही भी 500 में जरा भी लिए, और बूट ही लिए, रुमाल ही लिए, एक बनियानी लिए, लेना पड़ा। अब बे थंटा एक दिन बूट पैर लिया, शाम ने बांसन ला जाए, फिर एक दिन कई बार बैठा नहीं कि बूट किंगा बांस है रे, कहे मेरे तो कौन बांस है। और कई बार एक सौ आदमी जी का 2500 का बूट पैर और एक का 500 का, वो कहते तेरे बांस है, 500 रुपया का बूट है, दो आगे कदी। अपनी शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी को दूर करने के लिए हमें नौकरी लगना है। आज थारी 30,000 रुपया तनख्वाह तो थे, बूट ले 2000 का, थारू जी तो घणो करे दुकान पर जो, ए भाई जी कितना गया? वो कहा भाई जी 2500 गए। आप कहते नहीं भाई जी 400-500 का दिखा दो, कहाँ कौन का कहते हैं ना। और बे बूट अपना 500 नहीं है, फिर अपना जराब बच्चा अपना कहना 50 रुपया, भाई जी जराब दे दो ढंगी सी, तो भाई जी काट के लिया कह लो 120 की है,
फिर आप कहा नहीं भाजी 50 तक ही दे दो, लेवा को ले। तो ये सिस्टम है। अब सूझ बांसी, सूझ कब तक बांसी, जब तक आप नौकरी ना लागे, बांसेगा। और नौकरी लागते ही फिर आप हाई स्टैंडर्ड तो बनी जाना, स्टैंडर्ड तो भी यही है अपनों, पर अपने इतना रुपया को नहीं कि बोलो स्टैंडर्ड बना लिया आप, फिर स्टैंडर्ड बना लिया तो अपने जेब में रुपया को नहीं हुआ भाई की कहानी। तो सूझ बांसे सूत्र याद रखो, कभी भी जब भी आना सागर झील का नाम आए या याद रखियो सूझ बांसे बुंटा कान देख लियो। क्या याद करोगे, सू से सुभाष उद्यान, सू से सुभाष उद्यान और जय से जहांगीर ने बनवाया, इतो तो याद रख जी, सूझ बांस तो याद आ जी जहांगीर। बै से बहादुरी निर्माण, सह से शाहजहां ने करवाया, याद रहे जी, सूझ बांसे सुभाष उद्यान का निर्माण जहांगीर ने करवाया और बहादुरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया। अब मैं एक थोड़ा सा घुमा के सारी बता देता हूँ, याद कैसे रहेंगे। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण देखो सबसे पहले, हालांकि पुष्कर में है ये और ये प्रॉपर अजमेर में है, पुष्कर के पास है, लेकिन आपको ट्रिक बताता हूँ, सीधा सीधा दिमाग में रहेगी। सबसे पहले अर्णोराज, अर्णोराज की खासियत होती थी कि भाई भगवान का नाम लेना है, शिव का नाम लेना है, शिव भगवान का। लेकिन इसने कहा एक भगवान हो क्यों सी, सारा ने पूजना चालू करा, तो इसने विष्णु भगवान को पूजना स्टार्ट कर दिया। और इसने स्टार्ट कहाँ से किया, एक मंदिर बना दिया, कौन सा, वराह मंदिर। रोज जाता, क्या करता, रोज जाता और इस आना सागर झील में, क्योंकि इस झील के आसपास ही है, आना सागर झील के किनारे ये आना सागर झील में नहाता और वराह मंदिर जो मंदिर था वहां पूजा पाठ करता था, करने लग गया। एक बार यहाँ कौन आया, जहांगीर। मुगल बादशाहों की खासियत रही है अजमेर जरूर आते थे। एक बार जहांगीर आया, उसने देखा कि लोग आना सागर झील में नहाते हैं और इस मंदिर पे पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए फूल ही नहीं है। इसने क्या किया, एक बाग बना दिया। क्या बना दिया, बाग बना दिया। क्या लोग यहाँ से फूल तोड़ेंगे और क्या करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। क्या ठीक है भाई, बाग बना दिया और वहाँ टहल लेंगे। दिन के दिन गए, 5 बजे उठे गणाई जावा मंदिर टहल है। अब क्या हुआ, इसका पुत्र सांझ आया, ये भी अजमेर आया, उसने देखा लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं और बाग में घूमते हैं, लेकिन बाग में धूप में घूमते हैं। इसने क्या किया, उस बाग के अंदर बैठने के लिए क्या है, जगह बना दी, यानी खंबे, ये 12 दरी क्या होते हैं, 12 खंभों की एक ऐसे शयन स्थल बना दिया। लोग आएंगे, भ्रमण करेंगे, रेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो दिमाग में आया ना चीज, क्या, वराह मंदिर अर्णोराज ने बनाया, जहांगीर ने दौलत बाग या सुभाष उद्यान बनाया और 12 दरी किसने बनाई, शाहजहां। ये कहानी किसकी खत्म होगी, अर्णोराज की। अब अर्णोराज की थोड़ी सी कहानी और है, क्या है देखो। अर्णोराज का युद्ध होता है, मैंने अभी बताया था, चालुक्य राजा था मूलराज। अब कई विद्यार्थी मूलराज सोचेंगे तो उनके लिए मूलराज लिख दिया, मैं तो मानता हूं कुमारपाल शासक था, लिख दिया भाई। एक बार इस कुमारपाल ने अर्णोराज पर आक्रमण कर दिया, अचानक आक्रमण कर दिया। अर्णोराज को इतना पता ही नहीं था और इस संकट को झेल नहीं पाया अर्णोराज और हार गया। हारने के कारण इसने समझौता कर लिया। समझौता क्या किया, कुमारपाल ने कहा भी तू एक काम कर दे, हार तो तू गया, तेरी जमीन मैं नहीं लूंगा, तू तेरी पुत्री की शादी मेरे से कर दे। इसकी पुत्री थी जिलहन, क्या तू तेरी छोरी दे दे मन। अब पहले राजा महाराजा वो सिस्टम नहीं होता था कि गोत देखने की, जात देखने की, तो पड्डेडवार की थी जमीन है, जमीन तो राजा का घनी है। अर्णोराज ने कहा ठीक है, क्योंकि अर्णोराज को वो शर्त मंजूर करनी पड़ी शादी वाली, क्यों, नहीं तो वो अजमेर को तबाह कर देता, कौन, कुमारपाल। अब क्या हुआ, अर्णोराज का पुत्र होता है जगदेव, और जगदेव की क्या इससे बनती नहीं है, इंसा कोई राम दौड़ी हुआ है, पहले छोटा था, ठीक है। घर पे जगदेव आया और इसने सुना कि मेरी बहन की शादी कुमारपाल से कर दी, मेरे शत्रु से कर दी। अर्णोराज ने कहा भाई करनी पड़े, अपन को इलाज कौन, ठीक है, करनी पड़े, क्योंकि उसने आक्रमण कर दिया। तू तो गेड़ो नाने रह गेड़ो तन के ठा, इनू रातों रात मैं मसा संभाले तेरी बहन की शादी जिलन। इसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी बहन की शादी कुमारपाल से क्या कर दूंगा, मैं जिज्जो किया बना लूंगा, है ना, मेरा शत्रु है ये, कि मैं इन जिज्जो कभी कौन बनाऊँ। कुमार अर्णोराज कह दिया मैं तो बनाऊंगा एंजॉय, तू बना ना बना, दोनों की बाकी रांद चलती रहे, घर में रांद बड़ी खतरनाक हुआ है, ठीक है। अब आपस में दोनों की लड़ाई चलती रही, रोटी खावे तो रांद करे, दोनों एक दूसरे ने गाला काटे, चाय पिए तो रांद करे, कोई बाटी भी गाने फेंक दे, कोई पानी फेंक दे। और आपको पता है घर की जो रांद होती है वो किसी न किसी रूप में काम आती है। अब जगदेव और कहाँ अर्णोराज राजा था, अब जगदेव अर्णोराज को सीधा तो मार नहीं सकता था, ये बूढ़िया का हाथ लगा के देख लो, या पड़ा बूढ़ी अपन ध्यान ही है कितना खतरनाक हुआ है,
कि तो यहाँ हुआ बूढ़िया का करना सार कर जा रही तो ही काम पे गया बूढ़ियो आ गया आज, ठीक है। 12 बूढ़ियो गया बड़ा घरे कौन गया बूढ़ियो, ठीक है, घरे तो पिताजी अच्छी तरीका। तो जगदेव ने सोचा कि क्यों न इस अर्णोराज को खत्म किया जाए। आगे रान तो बत्ती गई, महीना 2 महीना चलती रही, इतने जिलहन की शादी की तारीख पक्की कर दी। जगदेव ने कहा शादी तो मैं नहीं होने दूंगा। एक दिन क्या हुआ, अर्णोराज रात को सो रहा था और जगदेव रात को गया और अर्णोराज की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने, अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने इसकी हत्या कर दी। इसलिए जगदेव प्रसिद्ध होना ही हो। अब बूढ़ी ने बांट दे, सीधी सी बात है, अपने तो आजकल पकड़ के ले जाए पर प्रसिद्ध हो गया। अब प्रसिद्ध हो गया, क्यों ख्यात हो गया, क्या हो गया, ये विडंबना की बात है। और चौहानों का पितरहंता कहलाया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया। चौहानों का पितरहंता किसे कहा जाता है, जगदेव को कहा जाता है। और जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी। ये कहानी किसकी खत्म हो गई, अर्णोराज की। कब तक, 1133 से 1155। अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हालांकि इसके बाद जो शासक आता है ना वो पृथ्वीराज आता है। पृथ्वीराज प्रथम या द्वितीय आता है, ठीक है, पृथ्वीराज आता है। अब इसके बाद जो शासक पढ़ेंगे, मेन शासक आता है विग्रहराज चतुर्थ, जिसको विशलदेव कहा जाता है। वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें, शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आग लगाएं इसको, ताकि हम एक मंजिल तक पहुँच सके। और मंजिल तक पहुँचेंगे तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।